स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर के साथ। स्फेरिकल मिरर बेसिकली एक स्फेयर होता है, ये एक स्फेयर है। इसी के थ्रू मिरर्स बनाए जाते हैं, यानी मिरर को हम इसी के थ्रू समझेंगे। कैसे? ये एक स्फेयर है जिसका एक सेंटर है और इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी की एक लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी इसको हम P से डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो एक एक दो नंबर में या फिर बड़े क्वेश्चंस में छोटे छोटे नंबर में आ जाती हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं इसी स्फेयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, दो इक्वल हिस्सों में, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास दो चीज़ें निकल के आती हैं। अगर मैं इतने हिस्से को देखूँ केवल, तो अगर मैं इस हिस्से का ये वाला पार्ट सिल्वर्ड कर दूँ, यानी इस पार्ट को मैं सिल्वर्ड से शेड कर दूँ, सारा पार्ट, इस तरफ का पार्ट, तो ये वाला जो मिरर होगा, यानी इसका ये वाला जो अंदर वाला जो सरफेस है वो एक रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगा, यानी एक मिरर की तरह काम करेगा। तो ये जो मिरर बन जाता है इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब इसी तरीके से अगर इस वाले हिस्से में अगर आप देखें, तो अगर मैं इसमें अंदर वाला पार्ट, यानी ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको सिल्वर्ड कर देता हूँ, सिल्वर्ड यानी सिल्वर्ड से कोट कर देता हूँ, तो ये बाहर वाला पार्ट एक रिफ्लेक्शन यानी एक मिरर की तरह काम करेगा। तो ये वाला जो मिरर बन जाता है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम स्फेरिकल मिरर के थ्रू समझाया जाता है, या फिर मैं आपको समझा पा रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है विच इज़ पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है इस पूरे स्फेरिकल मिरर का। अब अगर ये दो मिरर बन गए, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर की बाहर वाली साइड सिल्वर्ड होती है और अंदर वाली रिफ्लेक्शन की तरह काम करती है, और कॉन्वेक्स का जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो अब अगर मैं मिरर का ये वाला पार्ट देखूँ, यानी इसका भी एक सेंटर देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का ये जो पॉइंट है जहाँ पर वो मिरर से पास होता है, तो उनका जो मिडिल पॉइंट होता है वो होता है F, यानी फोकाई। इसको हम फोकस कहते हैं, यानी इस मिरर का ये एक फोकस है। इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच का सबसे सेंटर पॉइंट देखें तो ये इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकाई है, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर का पार्ट केवल इतना ही है, और आप जैसे देख सकते हैं जो डिस्टेंस है, यानी मैं इसको A मान लेता हूँ और ये A डैश, तो A और A डैश का जो डिस्टेंस होता है उसको हम अपर्चर कहते हैं। यानी कि अपर्चर वो डिस्टेंस, अपर्चर इज द डिस्टेंस बिटवीन अ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ अ मिरर। तो इस मिरर की ये जो डिस्टेंस होता है ये अपर्चर कहलाया जाता है। अगर इस अपर्चर को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये मिरर की पूरी लेंथ और उसको ज़्यादा बड़ा कर सकती है, और उससे फोकस भी आगे पीछे हो सकता है। तो ये है स्फेरिकल मिरर का एक कॉन्सेप्ट, जिससे हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डिफरेंशिएट किया। जैसे ये टर्म है फोकाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल पॉइंट, तो इनके बारे में डेफिनेशन आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, एंड फोकस इज एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर मैं लिख दूँ, और इसको गाइज ये जो है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, यानी ये पूरा डिस्टेंस। तो ये जो कैपिटल R है वो ट्वाइस ऑफ F के बराबर होता है। ये भी एक रिलेशन है, यानी कि जो F है वो पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ को, मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है जो पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो स्फेरिकल मिरर से हमने जाना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अपर्चर।
ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हैं, और इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है। अगर आप सिंपली इस डायग्राम को याद रखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली बता पाएंगे कि सबका मतलब क्या क्या होता है। और अगला इसी में ही मैं आपको बताऊंगा कॉनकेव मिरर को सेपरेटली और कॉन्वेक्स मिरर को सेपरेटली एग्जामिन करेंगे। तो चलते हैं मिरर को और अच्छे। तो गाइज ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव मिरर। जैसे अभी मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के थ्रू समझाया कि कॉनकेव किस तरीके से दिखता है और कॉन्वेक्स किस तरीके से दिखता है। तो कॉनकेव में राइट हैंड साइड वाली पार्ट होती है इसकी सिल्वर्ड, और अंदर वाली जो पार्ट होती है वो रिफ्लेक्शन की तरह काम करती है। और कॉन्वेक्स में भी राइट साइड वाली ही वो होती है, क्या नाम है, सिल्वर्ड होती है, लेकिन इसका जो कर्व्ड वाला पार्ट होता है वो एक मिरर के थ्रू काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इस वाले मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें जो फोकाई और कर्वेचर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी यहाँ ये इसका कर्वेचर है, ये इसका फोकाई है, और इसमें राइट हैंड साइड होता है। जैसे अभी स्फेरिकल मिरर में देखा था कि इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकाई थे वो राइट हैंड साइड पे होते हैं, तो ये इसके हमेशा राइट हैंड साइड पे ही होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कॉनकेव मिरर है, अगर इस पर इमेज फॉर्म होती है, यानी कॉनकेव मिरर आप देख सकते हैं एक स्पून होती है जो, तो स्पून में अगर हम अपना फेस देखते हैं तो उसमें इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड बनती है और कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, यानी कि सीधी बनती है, यानी कि जैसे एक इमेज है उसकी ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है, तो उसकी इमेज कॉन्वेक्स मिरर पे वो भी सेम एग्जैक्ट सीधी की सीधी बनेगी। लेकिन कॉनकेव के केस में वो इमेज हमेशा उल्टी ही बनेगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो उसकी इमेज इस तरीके से फॉर्म होगी, इन्वर्टेड। और इस केस में हमेशा रियल फॉर्म होती है इमेज, और इस केस में वर्चुअल। अब यहाँ पे वर्चुअल और रियल का क्या मतलब होता है, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो रियल, आप मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में एक मूवी देखने गए, तो वहाँ पर जो इमेज बन रही है वो एकदम रियल इमेज बनती है, ठीक है। यानी जिस तरीके से आप देखते हैं उस तरीके से ही वो चीज़ें दिखती हैं जिस जगह पे वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आप अगर अपनी इमेज एक मिरर में देखते हैं तो वो वर्चुअल इमेज होती है। मानिए कि अगर आप लेफ्ट हैंड अपना रेज करेंगे तो इमेज मिरर में राइट वाला हैंड रेज करेगी, विच इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा रियल और वर्चुअल में। सिंपली जैसे अगर आप कोई भी इमेज स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हमेशा रियल होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे इन्वर्टेड चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो जो उसमें प्ले हो रहा है स्क्रीन पे वो क्या चीज़, वो किस तरीके से बताया जा रहा है। तो इसलिए इसमें रियल इमेजेस फॉर्म की जाती हैं, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा एक मिरर में फॉर्म होती है। लेकिन अगर वो इन्वर्टेड हो जाएंगी तो वो रियल हो जाएंगी। मिरर में अगर कोई भी इमेज इन्वर्टेड बन रही है या इसका मतलब वो रियल है, जो कि कॉनकेव मिरर में बनती है, इन विच कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन कॉनकेव मिरर में भी एक केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल भी बनती है और सीधी भी बनती है, यानी इरेक्ट भी बनती है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल छोटे से डिफरेंस आपको बिल्कुल समझे आना चाहिए कि रियल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, और रियल क्यों बनती है और वर्चुअल क्यों बनती है कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में रियल क्यों बनती है। तो ये था एक छोटा सा, मैंने आपको बताया कि रियल और इन्वर्टेड में क्या फ़र्क होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर में रेज, अगर हम मिरर की बात करें तो बहुत तरीके से एक रे आएगी, वो या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो वो कैसे एक्ट करती है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, इन्वर्टेड और रियल कॉनकेव मिरर में होती है, और इरेक्ट और वर्चुअल हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक कॉमन इमेज ले लेते हैं, मतलब एक रे कैसे पास होती है कॉनकेव में और कॉन्वेक्स मिरर में। हर दोनों ही मिरर में अलग अलग तरीके से एक मिरर रिफ्लेक्ट होती है। तो मान लीजिए कि कॉनकेव में एक रे पास हो रही है विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हमेशा फोकस के थ्रू ही रिफ्लेक्ट बैक होगी, यही बेसिक प्रिंसिपल है। और अगर कोई इमेज, मतलब कोई रे कॉन्वेक्स मिरर पे आके स्ट्राइक करती है, वो भी फोकस से ही पास आउट होगी,
लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक ऐसे होगी, समझे। दोनों केस में फोकस से ही पास होती है। अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, द रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। कर दो एप्लीकेशन की, भाई कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन का है, तो कॉनकेव मिरर हमेशा यूज जहाँ होता है इसमें इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। तो कॉनकेव मिरर का सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो होती है वो हेडलाइट्स होती हैं, यानी कि गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें हम इसको कॉनकेव मिरर्स को या फिर उस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एक लाइट सोर्स है, अगर हमें उसको दूर तक स्प्रेड करना है तो मान लीजिए वो लाइट सोर्स इस फोकस पे रखा हुआ है, तो वो सीधा यहाँ स्ट्राइक करेगा और वो अपनी रेज को ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएगा, और उसी को हम कॉनकेव मिरर से यूज़ कर पाते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज़ सबसे ज़्यादा जहाँ होता है वो सोलर कुकर में होता है, अगर आपने पढ़ा हो कभी। सोलर कुकर, अब सोलर कुकर क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपना खाना यहाँ फोकस वाली लेंथ पे रखा हुआ है, यानी इस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो सनरेज जो है वो एक्सपेंडेड होती हैं और वो इस पे आके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और एक हीट सोर्स की तरह काम करती है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की सबसे बड़ी एप्लीकेशन होती है रेयर व्यू मिरर में। रेयर व्यू मिरर्स यानी जिसको हम ORVMs भी कहते हैं, यानी आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, जो कि कार में या किसी भी बस में ड्राइवर्स को लगी रहती है देखने के लिए। अब ये इसमें क्यों यूज़ होती है, क्योंकि एक तो ये इरेक्ट बनाती है इमेज। अगर मैं कॉनकेव मिरर लगा दूं यहाँ पे गाड़ी के साइड रियर व्यू मिरर में, तो वो तो इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो उसमें तो कुछ नहीं दिखेगा ना। अगर और कोई इमेज दिखेगी भी तो वो इन्वर्टेड दिखेगी। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर हम उसमें यूज़ करते हैं ताकि जो पीछे आने वाली इमेज है वो हमें एग्जैक्ट दिख पाए, यानी कि पूरा का पूरा एक बड़ा सा बड़ा ट्रक भी एक शीशे में हमको नज़र आ जाता है। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर उसमें यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है सबसे जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट अपने जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो दांत देखने के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस भी आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आती हैं, आप इनको मिस नहीं कर सकते। दो एप्लीकेशन बहुत है मेरे ख्याल से, और ज़्यादा नहीं आती होंगी। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक पे मैं आपको बताता हूँ रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव के रे डायग्राम्स की। अगर रे डिफरेंट जगह से पास होती है तो कैसे एक्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो पैरेलल एक्सिस के थ्रू जाती है तो कहाँ से जाती है। उसी तरीके से 3-4 केसेस और होते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे एक्ट करेगी। तो गाइस ये है कॉन्सेप्ट रे डायग्राम का। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले केसेस बताता हूँ कि अगर एक रे किस तरीके से किस पोजीशन से आके मिरर पे स्ट्राइक करती है और किस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होती है। इसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि एक मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ अ रे एक्ट्स व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ मिरर और आइदर इन कॉन्वेक्स और इन कॉन्वेक्स। तो सबसे पहला केस देखो, मैंने मिरर्स बना लिए हैं और कॉन्वेक्स वाले भी और कॉन्केव दोनों वाले मिरर बना लिए हैं, इन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए हैं। टू मेक श्योर कि आपकी रे सही से जाए, जैसे मैंने कॉन्वेक्स में बताया था कि कर्वेचर और फोकस राइट हैंड साइड पे होते हैं और कॉन्केव में लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, तो आप ये वाली एक्सिस थोड़ी लंबी बनाएं तो ताकि आपका डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखे। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैं मान लेता हूँ ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकस है। तो पहला केस है इन्फिनिटी, यानी कोई भी एक रे है वो एक इनफाइनाइट से आ रही है और पैरेलल टू एक्सिस है, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉइंट है। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा फोकस से पास होगी, यानी इस जगह से। और आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के एरो बनाने हैं ताकि आपको पता चले कि वो रे कहाँ से आ रही है और किधर जा रही है। अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपके नंबर भी कट हो सकते हैं। कॉनकेव में वो फोकस से जाएगी और यहाँ पर भी वो फोकस से ही जाएगी। जैसे ये इसका फोकल पॉइंट है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका प्रिंसिपल है। यहाँ से एक इनफाइनाइट रे आई है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो वो हमेशा इधर से जाएगी और इधर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। पहला केस ये इनफाइनाइट वाला। दूसरा केस है कि अगर वो इमेज मतलब जो रे है फोकस से पास होती है, यानी ऐसे पास होती है, यानी इस पॉइंट से पास होती है, तो वो इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। फोकस से जाने वाली रे पैरेलल हो जाएगी एक्सिस के, यानी ये फोकस वाला केस हो गया। अब इस तरफ देखते हैं, ये एक रे आई, ये एक रे है और ये फोकस से पास हो रही है, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये उसका केस है। ये कॉन्वेक्स का है, ये कॉनकेव का है। उसी तरीके से एक केस होता है, ये सी है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन रे पास हो रही है, यानी रे इस तरीके से पास हो रही है, तो वो सेम मतलब जिस जहां से आई वहीं से वापस चली जाएगी। ये कर्वेचर का केस है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे आई ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो वो भी आएगी ऐसे और चली भी सेम डायरेक्शन में जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो ये कुछ केसेस हैं, ठीक है। 3 केस ये हैं। मैंने आपको बताया अगर पैरेलल आ रही है एक्सिस के तो फोकस से पास हो जाएगी। सेम यहाँ कॉन्वेक्स में भी है। बस कॉन्वेक्स में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अगर आप पेन पेपर से बना रहे हैं तो ये सारे लाइन स्ट्रेट होने चाहिए। मैंने बोर्ड पे बनाए हैं इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी है, वरना आप पेंसिल स्केल से बनाएंगे तो आपकी अच्छी इमेज बनेगी। अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे यहाँ पर है। अगर वो फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी पैरेलल टू एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी। सेम यहाँ पर अगर कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वहीं से चली जाएगी। ये बात ध्यान रखना। और एरो का आप खासकर ध्यान रखिएगा, एरो अगर नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। एक केस इसमें और होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ का ये जो केस है, ये व्हेन लाइट रे passes through principal axis यानी कि P। अब ये वाला केस क्या है गाइस कि अगर मान लीजिए कि एक रे आती है, यानी एक रे आती है ऐसी और वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, तो वो सेम ऐसे चली जाएगी इस तरीके से। जैसे यहाँ से आती है एक रे, वो P पॉइंट पे जाती है और वो सेम इसी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये है केस नंबर 4। तो मैंने आपको अभी बताया कि रेज कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होती है, किस किस पॉइंट से अगर वो जाती है। तो यही केसेस हैं। लाइट केवल इन्हीं पॉइंट से पास होती है और कोई पॉइंट से पास नहीं होती। इन्फिनिटी से आ रही होगी, या तो कर्वेचर से पास होगी, या फोकल पॉइंट से, या प्रिंसिपल एक्सिस से, या फिर सेम इसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी होता है। बस कॉन्वेक्स में राइट हैंड साइड वाले इमेज लेते हैं। अगला जो टॉपिक है इसी में मैं बताता हूँ इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि क्या कोई इमेज की पोजीशन जहाँ पर है और फिर इमेज की ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है और इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है एक मिरर में, यानी कॉन्वेक्स में या फिर कॉनकेव में। अगर ऑब्जेक्ट हम की पोजीशन हम रेगुलेट करते हैं तो इमेज में क्या फर्क पड़ता है और इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। वो रे डायग्राम्स इमेज फॉर्मेशन के गारंटेड आते हैं। रे डायग्राम भी आते हैं। सिंपली क्वेश्चन में दे देंगे ड्रॉ अ रे डायग्राम इन विच अ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल पॉइंट और अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो बनाने को आता ही आता है। तो इसमें आप प्रैक्टिस करिए कैसे कि आप बार बार डायग्राम बनाएं पेंसिल और स्केल की मदद से, अपना इमेज अच्छे से बनाएं। अगर आपकी इमेज अच्छी होगी तो आपको नंबर बिल्कुल मिलेंगे। तो हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, कि कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है कॉनकेव मिरर का। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये कॉनकेव मिरर मैंने बड़ा सा बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर मैंने बना लिया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यानी कि ये
एक बड़ी सी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसकी बड़ी सी फोकल लेंथ है, ये इसका प्रिंसिपल पॉइंट है। और उस तरीके से यहाँ भी हम बना लेते हैं इसका एक चलो यहाँ तक ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है गाइस। अब जो इसका पहला केस है, तो सबसे पहला केस आता है वो आता है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, यानी मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कैसे बनती है। तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी जो लाइट रेज पड़ेगी वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से आ रही है तो वो पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, सेम वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इमेज की रे है, वो ऑब्जेक्ट की रेज है, तो वो हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। अब इसकी नेचर क्या होगी, इमेज की नेचर वो मैं यहाँ बताता हूँ। तो उसकी जो सबसे पहले नेचर होगी, एक तो वो बहुत ड्वार्फ होगी। ड्वार्फ का मतलब है स्मॉल इन साइज। और जैसे कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन कहाँ है इमेज की, एट फोकस। ये तीन चीजें यानी ये सब मिला के इसका एक रे डायग्राम बन गया, यानी इमेज फॉर्मेशन मैंने बताई। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको इसका नेचर भी बताना पड़ेगा, आपको रे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको रेज वेज सब अच्छे से दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, या फिर सही तरीका करने का ये है। पहला केस था ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये रे हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन इमेज बहुत इन्फिनिटी से आ रही है तो ये हमेशा डॉट डॉट दिखाई देंगी। इससे ये पता चलेगा इमेज बहुत दूर रखी हुई है, सॉरी ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, और इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी। उसका नेचर कैसा होगा इमेज का, ये रहा। इमेज का नेचर भी बता दिया, इमेज की पोजीशन भी बता दी, यहाँ हमारा काम खत्म। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि मान लीजिए अब इमेज की जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखी हुई है। मैं मान लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एट पॉइंट बी, यानी कि बी पॉइंट पे वो रखी हुई है, तो ठीक है, इसको मैं पॉइंट बी मान लेता हूँ, यानी ये ए और बी, ए बी। अब सबसे पहली रे, एक तो रे होगी जो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। ये भी मैंने दिखा दी और ये मैंने दिखा दी। अब एक रे होगी जो दूसरी जो रे होगी वो पास होगी इससे। अब ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन सी से पास हो रही तो वो वापस में चल जाएगी। तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी जहाँ पर ये दोनों लाइन कट क्रॉस हो रही, तो ये बन जाएगी इमेज हमारी। अब देखो ए बी था, अब ये उल्टी बन गई, तो ये ए बन गया, नहीं ये बी बन गया, ये बी था और ये ए था। तो इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बन रही है। और आप देखो तो स्मॉल बी, मतलब ए बी से ये थोड़ी सी छोटी बन रही है। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, स्मॉल, मतलब ड्वार्फ तो नहीं बोलूंगा मैं, ड्वार्फ तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्मॉल बन रही है, स्मॉल बन रही है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। फोकस पे तो नहीं बन रही। यहाँ पर हमें इसकी पोजीशन डिटरमाइन करके लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सी और एफ के बीच में बन रही है। एक पोजीशन तो गाइस ये हो गई। यहाँ पर अगर आप थोड़े अच्छे से इमेज बनाएंगे पेन पेंसिल से, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। मतलब ये नहीं है कि टेढ़ा वेढ़ा बनाए, तो टेढ़ा अगर आप किसी रे को बनाते हैं तो वो रे काउंट नहीं होती है। तो अगली पोजीशन वो रखा गया है पॉइंट सी पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। पहली रे लेके चलते हैं, यहाँ पर लगी, फोकस से पास आउट हो गई, ठीक है। दूसरी लेके चलते हैं, कहीं से भी ले जाओ, मैं फोकस से लेके जाता हूँ, ये फोकस से लेके गया और यहाँ। तो आप देखोगे
जो दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं रेज के वो यहाँ पर कर रहे हैं और वो के सी पे ही कर रहे हैं। तो ये ए बी था और ये भी ए बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इमेज कहाँ बन रही है, वो बन रही है सेम पॉइंट पे, देखिए सी पे ही बन रही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पहली बात तो सेम साइज की बन रही है, सेम साइज, ऊपर से रियल और इन्वर्टेड भी है, देखो उल्टी इमेज बन रही है। बिटवीन सी तो नहीं लिखूंगा, या लिखूंगा एट सी, या फिर मैं लिख देता हूं एट द सेम पोजीशन, सी पे ही वो इमेज बन रही है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो रखा हुआ है फोकस पे। अब इमेज कैसे बनेगी, देखिए सबसे पहले रे लेके चलते हैं, एक इमेज रे यहाँ से गई और एक फोकस से ही पास हो गई और एक रे हम लेके चलते हैं पी से पास हुई और वो इधर को आ गई। तो यहाँ पर इमेज कहाँ पर बने, देखिए दोनों कट कर रहे हैं पॉइंट, वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बनेगी यहाँ एक इमेज यहाँ बनेगी। इन दोनों के डायरेक्शन हम दिखा देते हैं, ये और ये, ए बी और बी ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इमेज अब पीछे बननी शुरू हो गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज पीछे बनती जा रही है, ठीक है। यहाँ मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे बड़ी बन रही है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर लार्ज इन साइज। मेरी लार्ज इन साइज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बनती है हमेशा की तरह, और कहाँ पर बन रही है, बिहाइंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन गई है लार्ज इन साइज। आपको यहाँ पर ये डिनोट करके दिखाना पड़ेगा ए बी और बी ए, ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे, एग्जामिनर आपकी इमेज देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से गई इधर, ठीक है गाइस, और एक गई फोकस के थ्रू, यानी ऐसे स्ट्राइक हुई और ये चली गई फोकस के थ्रू, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों लेंथ को एक्सटेंड कर देता हूँ, अब आप ये देखिए बिल्कुल ये पैरेलल तो है नहीं, ये बड़ी है, पीछे चली गई, इनफाइनाइट पे चली गई। अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अच्छे से, और इसे देखो तो ये ऐसे जाके मीट हो जाती है, ये इस पॉइंट पे मीट हो रही, तो इमेज यहाँ बनेगी। ये ए था, ये भी ए है और ये भी बी है। इस केसेस में गाइस ये एक एक्सेप्शन केस है जिसमें अगर इमेज पी और एफ के बीच में रखी हुई है कॉन्केव मिरर में, तो इमेज जो बनती है वो इरेक्ट बनती है। यानी अगर मैं इसका नेचर लिखूँ तो ये बनेगी इरेक्ट, ये वर्चुअल बनेगी। सेकंड, आप देख सकते हैं बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो यहाँ पर लिखूंगा बिहाइंड द मिरर। और तीसरी सबसे बड़ी बात एनलार्ज, बहुत बड़ी बन रही है, यानी इसकी जो इमेज बन रही है वो बहुत बड़ी बन रही है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, और पेपर में आ जाता है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉन्केव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही बनाता है, लेकिन केवल इस केस में वो इरेक्ट और वर्चुअल दोनों बनती है, ठीक है। ये वाला केस आपको याद होना चाहिए। तो यही सारे पोजिशंस हैं। पहला कहाँ था, इन्फिनिटी, देन सी, देन बिटवीन सी एंड एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। ये 4-5 केसेस थे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पास लाते जाएंगे एक पोजीशन से लेकर यहाँ तक लेंगे तो इमेज कहाँ कहाँ बनती है, और यही रे डायग्राम्स इमेज बनाने के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, और उनका नेचर भी आपको बताना पड़ता है। तो ये था कॉन्केव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही केसेस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर ये वाला समझ आ गया हो तो कॉन्वेक्स मिरर पे चलते हैं। 2 ही केस है। सबसे पहला केस कॉन्वेक्स में कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे है, तो वो सीधा यहाँ पर स्ट्राइक होंगी, सेम कॉन्वेक्स कॉन्केव की तरह इधर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, और ये सीधा फोकस पे जाएंगी। यानी कि अगर मैं ऐसा लाइन बना लूँ तो ये इधर को चल जाएंगी और यहाँ पर बनेगी फोकस पे। यानी कि इसमें इमेज की जो नेचर होंगे, सबसे पहले होंगे द्वार, इसमें भी छोटी बनेगी। दूसरी नेचर होगी वर्चुअल
एंड इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी, तीसरी होगी एट फोकस। ये इसका नेचर है, या तो इमेज यहाँ पर होगी या फिर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी होगी, केवल दो ही केसेस होते हैं। अब दूसरा वाला केस में बता देता हूँ कि इमेज अगर उठ के तो गाइस ये इसका सेकंड केस जिसमें ऑब्जेक्ट एक प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं देखते हैं कि सबसे पहले ले जाएगी यहाँ से और ये पास हो जाएगी, यानी कि ये पास हो जाएगी फोकस से, ये रे डॉटेड होगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से। दूसरी ले जाएगी वो भी पास हो जाएगी सी से, और जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन एफ एंड पी, यानी दोनों के बीच में। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, सबसे पहले नेचर जो होगा इसका इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअली रहेगा। सेकंड वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। दूसरा एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट और स्मॉल इन साइज। ठीक है गाइस, तो ये था केसेस मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स के भी। ये वाली वीडियो थी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम्स के बारे में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ मिरर एंड मैग्नीफिकेशन, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन के बारे में भी बताऊँगा। तो टिल देन जस्ट रिवाइज all this concept and watch my previous videos. Till then we will meet you in another video.